अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 1 जनवरी 2024 है। नए साल का पहला दिन पाकिस्तान के लिए साल 2023 साल 2022 बदतरीन सियासी, मुआशी, आइनी और कानूनी बहरान के साल थे। नए साल के आगाज़ पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इस पर आज बात होगी। और क्या जो कुछ हो रहा है उससे साल 2024 से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि मुमलिकत खुदादाद के लिए ये साल खैर बरकत का, खैर आफियत का साल साबित होगा। जिस किस्म का आइनी, कानूनी, सियासी और मुआशी बहरान है, क्या इससे निकलने की कोई उम्मीद पैदा हो सकती है? 38 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। इंतखाबात होंगे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल मौजूद है कि क्या इंतखाबात उस सूरत हाल में होंगे जो सूरत हाल इस वक्त हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं। इन इंतखाबात को जो अभी वकू पजीर नहीं हुए, इनका इनकाद नहीं हुआ, इनको अभी से पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा, सबसे इंजीनियर्ड, सबसे मैनेज्ड इलेक्शन क्यों करार दिया जा रहा है, किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुमताज़ माहिर कानून है। लेकिन आगाज़ में इससे पहले कि मैं पहला सवाल करूं एतजाज़ अहसन साहब से, क्योंकि ये जो सिचुएशन है एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स की मुतकाज़ी है इदारों की तरफ से। आज एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई जिसमें पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब है उसकी सियासत का एक मुनफरिद नाम है जमशेद दस्ती साहब। उन्होंने एक नामालूम मकाम से उस वीडियो में कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात बहुत सीरियस हैं। जमशेद दस्ती साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों की राय है कि माजी में भी ये जो अपनी गुफ्तगू करते रहे हैं, उस गुफ्तगू में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये काबिल एतबार हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो इल्तजा करते हुए नज़र आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी फैमिली पर होने वाले जुल्म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले मैं आगाज़ में आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए ज़रा जमशेद दस्ती ने क्या इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फ़ोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियाँ थी। चुंगी चौक को इन्होंने यह कमाल बनाया। अब इन इल्ज़ामात के हवाले से उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने या किसी और शख्स की तरफ से बयान सामने नहीं आया। हमने कोशिश की रब्ता करें पंजाब हुकूमत से। पंजाब हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा कि वो लाइल्म है कि ऐसा कोई भी वाक़या जमशेद दस्ती के साथ पेश आया। हमने कोशिश की कि IG पंजाब से रब्ता किया जाए, वो मीटिंग्स में मसरूफ़ थे। और फिर हमने DPO मुजफ्फरगढ़ से रब्ते की कोशिश की, वो रब्ता भी इस्टेब्लिश नहीं हो सका। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ है उसके SHO का बयान सामने आया है जमशेद दस्ती साहब के इल्ज़ामात के हवाले से। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा कराए गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान ना तो उन्होंने किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुतालिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है। जमशेद दस्ती साहब 40 के करीब मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं और इस टाइप की वीडियोस, मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी बनाते रहे हैं। जिस किस्म के बयानात, इल्ज़ामात और फिर उसके जवाब में उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इस वक्त पाकिस्तान एक मखसूस सूरत हाल का शिकार है।
मामला सिर्फ जमशेद दस्ती का नहीं है, इसके अलावा जो कागजात नामजदगी जमा कराने का प्रोसेस था उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारान उनके कागजात नामजदगी छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। कोशिश की जा रही थी कि वो आरओ ऑफिस तक ना पहुंच सकें और फिर हमने ये देखा कि कागजात नामजदगी का जब मरहला मुकम्मल हुआ तो जो फिगर्स सामने आए वो अस्टॉनिशिंग थे, वो हैरान कर देने वाले थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2434 उम्मीदवारान के कागजात जमा करवाने में कामयाब हुई और उसके बाद जो फॉलोइंग जमात थी नंबर 2 पर थी वो मुस्लिम लीग नवाज थी, जिसके 300 उम्मीदवारान कम थे। उन्होंने 2134 उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाए थे। लगता था ये था कि शायद अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल था साइड बाय साइड उसमें जिस किस्म की सूरत हाल का सामना रहा वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक हमने देखा कि जो नंबर्स और जो फिगर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उनके जो पोटेंशली विनिंग हॉर्सेस थे, जो ऐसे उम्मीदवार थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा टफ टाइम दे सकते थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 90% जो उनके पोटेंशली विनिंग हॉर्सेस हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और अब उसके लिए तमाम लीगल ऑप्शंस जो हैं वो यूटिलाइज़ करने का फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमाते हैं कि अगर बल्ले के अलावा भी कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। इस वक्त हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर हैं क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे और दीगर वकला के हवाले से जो अदालती मामलात चल रहे हैं उसके बाद वो रास्ते में, कुछ वक्त के बाद वो हमें वीडियो लिंक पर भी ज्वाइन कर लेंगे। एतजाज़ अहसन साहब, पहले तो मैं आपसे एक जनरल कमेंट चाहता हूं कि ये जो इलेक्शंस जिस तरीके से हो रहे हैं, आप 30-40 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक के बाद एक आपने इलेक्शंस देखे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई इंतखाबी मार्का आपने देखा है कि जिसमें इस किस्म की सूरत हाल सामने आई हो? मैंने तो अपनी देखा और ये तो इन्होंने बरमला पूरे मुल्क में एतजाज़ अहसन साहब, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एतजाज़ अहसन साहब के साथ रब्ता बहाल होता है तो ज़ाहिर है कि फिर हम उनसे ये सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। इसी दौरान हमने देखा कि ये जो वीकेंड है इस हफ्ते में जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ रुजू कर लिया है पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें उन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने का फैसला सुनाया और डीबी बेंच जो है वो उसके हवाले से कहा गया कि 2 रुकनी बेंच जो है वो डिवीजनल बेंच वो समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके मामले को देखेगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैरान कुन तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, मुतासरा फरीक नहीं है, आखिर वो क्यों इस किस्म का फैसला के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पेशावर हाई कोर्ट है उधर जा सकता है। एतजाज़ अहसन साहब, मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो इस किस्म का खिलवाड़ तो देखा ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता था पहली बार। ऐसा इन्होंने निगरानों ने और ये इलेक्शन कमीशन इसकी मुजरिम है, बड़ी मुजरिम इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इन्होंने पहले देखे ये मैं सोच भी नहीं सकता कभी कि असेंबली तहलील हो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन एक पत्थर पे लकीर थी, खत्म हो गई। पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील हुए तकरीबन साल हो चला है और वो निगरान बादशाहों की तरह इखराजात भी करते फिरते हैं, कोई खर्च नहीं धंधा कर सकता। पार्लियामेंट की मर्जी और अप्रूवल के बगैर ये सब चल और चल रहा है, हो रहा है इस तरह। फिर आप देखें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देता है कि
13 मई को इलेक्शन कराओ, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कोई हुक्म कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन अपने से ही बड़े गरूर और बड़े तकब्बुर के साथ वो फिर रहा होता है। देखते हैं हम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सदर उसकी मिन्नतें करता है कि एक दिन आ जाओ और तुम्हारे साथ बैठ के तारीख तय कर ले। ये कहता है जी सदर का कोई काम ही नहीं, हालांकि आइन में लिखा है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ डेट। तो ये तो इन्होंने कानून को बिल्कुल ही अब आके जब छीना झपटी करनी शुरू की है इन्होंने, लोग जा रहे हैं अपने कागजात लेके। एक बंदा इलेक्शन के जब कागजात लेके जाता है तो ओरिजिनल भी साथ रखता है, फोटो कॉपी वहाँ सबमिट करता है और ओरिजिनल जो है वो अगर अदालत देखना चाहे तो उसको दिखा देता है। अब ये इन्होंने वो कागजी लिफाफे लोगों के हाथों से छीनने शुरू कर दिए। तो एतजाज हसन साहब, हमने देखा कि जिस वक्त ये कागजात नामजदगी जमा करवाने थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हिदायतनामा अपने पोटेंशियल उम्मीदवारों के नाम जारी किया गया था। उसमें यह कहा था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने या स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवार का, उसके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा का जाना ज़रूरी नहीं है। तो फिर और उसके लिए उन्होंने फिर कोर्ट भी किया अप्रैल 2023 का लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच का एक फ़ैसला जिसमें ये कहा गया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आरओ ऑफिस का रुख क्यों किया? सिर्फ लॉयर्स के ज़रिए उनको क्यों नहीं अप्रोच किया? करना चाहिए था, ये एहतियात भी करनी चाहिए थी, पर जो कैंडिडेट का है वो किसी एक स्टेज पे पेश होना जरूरी है। वो आपस में तय कर लेते कि तुम उस दिन जाओगे मैं उस दिन जाऊंगा, पर एक आध जो स्टेज पे जरूरी है। उन्होंने तो ये भी एहतियात की कि कैंडिडेट अभी तक उन्होंने अनाउंस ही नहीं किए कि स्क्रूटनी हो जाएगी उसके बाद निकाला। आप ये देखें, मजाक देखें कि एक एडवोकेट पेश होते हैं सुबह नवाज शरीफ के कागजात को की तस्दीक के लिए, और सुबह पेश होते हैं लाहौर में नवाज शरीफ के कागजात दुरुस्त पाए जाते हैं, हालांकि वो 15 साल के लिए नाअहल है। पर बहरहाल अगर ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं उठाई तो उस पर हमारा कोई जोर नहीं। पर वो सुबह एडवोकेट साहब पेश होके नवाज शरीफ के साथ दुरुस्त तस्लीम करवाते हैं। जब वो मंजूर हो जाते हैं, यही एडवोकेट साहब 70 मील दूर गुजरात जाके और परवेज इलाही के वकील के तौर पे पेश होते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। मुझे एतजाज हसन साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज नहीं करेंगे, और गालिबन उसके पीछे जो बहुत सारे लोगों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी बात हुई, वो कहते हैं कि थॉट प्रोसेस ये है कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं करना चाहती, ऑन ग्राउंड हल्के में मुकाबला नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के तमाम मेन कैंडिडेट्स हमने देखा, बड़े बड़े नाम वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। क्या आप इत्तफाक करते हैं कि ये दुरुस्त पॉलिसी थी कि नवाज शरीफ साहब के कागजात चैलेंज ना किए जाएं? ये मैं तो नहीं समझता कि दुरुस्त पॉलिसी थी। बड़ा ठोस इसके उसको ताहयात जो हुई भी है नाअहली, वो खत्म होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की एक तो आईनी तरमीम के तहत। आईनी तरमीम के बगैर वो नहीं हो सकती खत्म, और इसलिए ये बिल्कुल उनको करना चाहिए था। पता नहीं किस फराख दिली में उन्होंने सोचा कि हमें परवाह नहीं है, पर वो उनके कैंडिडेट आ भी जाए या मियां साहब आ जाए, मियां साहब डिस्क्वालीफाइड है यहाँ से, राइट।
सही। अच्छा एतजाज हसन साहब, ये बताइएगा कि जो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें स्क्रूटनी के अमल के दौरान इंतखाबात की दौड़ से बाहर कर दिया गया है, 3 जनवरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बैठना है और मुख्तलिफ जो स्क्रूटनी के दौरान लोग निकाले गए हैं उनकी पिटिशंस सुननी है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस मरहले के ऊपर कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब का हमने देखा कि उनका जो मामला है उसको सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट भेज दिया गया है और गालिबन अब वहाँ पर कोई 2 रुकनी बेंच जो है वो बनेगा जो देखेगा फिरदौस शमीम नकवी के मामले को। जी, ये मैं इसका सारे वाकयात का नहीं हूँ अमीन, तो मैं ये नहीं कह सकता, इस पे कमेंट नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं मुख्तलिफ बुनियादों पर मुख्तलिफ केसेस की वजह से, किसी का प्रपोज़र और सेकेंडर जो है वो कहा गया कि हल्के से नहीं है, ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का मामला है उनके अन्य 122 से और हल्का 89 से कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। आपको लगता है कि उनके वकला की टीम कैपेबल है या उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है और 3 जनवरी के बाद 3 से 10 जनवरी के दौरान इन बड़े बड़े नामों को तहरीक इंसाफ के कोई रिलीफ मिल सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से? मैं समझता हूँ जी उनकी टीम बहुत ज़ीरक है, बहुत ज़हीन है, बड़ी क्विक है, फ्लीट फुटेड है। इतने बड़े सारी गवर्नमेंट और सारी जो इलेक्शन कमीशन उनके पीछे पड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन को सुबह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाके लेवल प्लेइंग फील्ड करो और वो कमिश्नर जाके ही उनको बल्ले का निशान उनसे ले लेता है, आगे बल्ले का निशान उनसे ले लेता है। तो ये और उस पे ये पिशावर एक दफ़ा जाते हैं, दूसरी दफ़ा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये तो बहुत तेज टीम है और इतनी अच्छी टीम मिल गई है इसको इमरान खान को। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, बहुत अच्छे वकील हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये भी समझाइएगा कि आज जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान हैं उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे। ज़रा ये समझा दीजिए कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के बाद और ये फैसला अगर पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फेवर में आ जाता है तो इन दैट केस क्या तहरीक इंसाफ को कोई और इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा या फिर पार्टी डी लिस्ट हो गई, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर ये इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, एक निशान देना पड़ेगा जी। पार्टी को डी लिस्ट करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और किसी का इख्तियार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पार्टी को डी लिस्ट नहीं कर सकती। हालांकि निशान ले लेना वो इसी के मुतरादिफ है कि डी लिस्ट कर दिया। निशान किस लिए होता है ये याद रखें। निशान होता है क्योंकि हमारी आबादी बहुत सारी अनपढ़ है। बांग्लादेश में भी होता है, भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अमेरिका बरतानिया में नहीं होता। कोई निशान नहीं होता क्योंकि वो अपना 20 नामों में से पढ़ के अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जहां अगर आप वो निशान ही ले लेंगे तो उसका पार्टी का नाम ही आपने बैलेट पेपर से खारिज कर दिया, क्योंकि 70% वोटर तो उसको जान ही नहीं सकते कि ये है। तो ये निशान ना देना ये मुमकिन ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को। सही, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टी का टेक्निकली ये बैन के मुतरादिफ होगा अगर उनको कोई भी निशान अलॉट नहीं होता, और बैन करने के लिए वफाकी काबीना का और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये तमाम फोरम्स जो हैं वहाँ पर इस मामले को सुना जाएगा और फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही ये किया जा सकता है। कि आप यही कह रहे हैं? एतजाज हसन साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। आई होप कि अब आप पहुंचने वाले हैं और अब तो मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो आपके साथ वीडियो लिंक के ज़रिए इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ये पूरा माहौल जो इलेक्शन का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकता है? क्या हम 8 फरवरी के बाद भी 8 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर खड़े होंगे? इन सवालात पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 6 माह से एक सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया और फिर 23 नवंबर को 71 दिन के वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। और ये वो वक्त था जब 22 दिन बाकी थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया और इतने टाइट मार्जिन पर एक पार्टी को कहा गया कि अपने इंतखाबात करवाएं, एक ऐसे वक्त में जब उनके चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन, उनके सदर जेल में मौजूद थे, उनकी पार्टी के बेशतर रहनुमा या रूपोश थे या मफरूर थे, उनके खिलाफ मुकदमात, और फिर असद उमर साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो पार्टी छोड़ गए थे। उन्होंने एक इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन के रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई और फिर हमने देखा कि 14 पिटिशनर्स इंक्लूडिंग अकबर एस बाबर वो सामने आए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, जिस पर सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया। बैरिस्टर गौहर खान जो इस नतीजे में चेयरमैन बने थे, उनका नाम भी वेबसाइट से हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन की जो सारा मामला था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया पेशावर हाई कोर्ट को। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उस पर हुक्म इम्तना दिया और कहा कि डीबी बेंच ये मामला सुनेगा। और हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट को रुजू किया है। एतजाज़ अहसन साहब, मुझे ये समझाइए और लोगों को ये समझाइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फोरम है जिसने 14 लोगों की पटिशन्स पर यह फैसला दिया था, और अब अगर पेशावर हाई कोर्ट उस फैसले के खिलाफ कोई रिलीफ देती है पीटीआई को, तो मुतासरा फरीक तो वो 14 पिटिशनर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फोरम को रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से एक फरीक के तौर पर पेशावर हाई कोर्ट को रुजू कर सकता है इस फैसले के खिलाफ? इससे बिल्कुल जाहिर है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कई मरतबा, कि इससे जाहिर होता है कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन किस कदर मुतअस्सब है इस मामले में। और उन 14 दरख्वास्त दहिंदगान की नुमाइंदा बन के और वो फाइल कर रहे हैं अपील या रिट पिटिशन या पिटिशन किसी किस्म की हाई कोर्ट में उन्होंने फ़ाइल की है। अब ये आप देखें, ये कभी नहीं हुआ। अक्सर होता है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के फ़ैसले को अदालत हाई कोर्ट कलअदम करार देती है, कहती है ये खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है। कभी देखा नहीं कि वो डिप्टी कमिश्नर अपील फ़ाइल करे कि मेरे फ़ैसले को आप दोबारा बहाल करें। और ये सिविल जज के फ़ैसले को अगर डिस्ट्रिक्ट जज सेट असाइड कर देता है तो सिविल जज जो है वो नहीं जाता हाई कोर्ट में। कोई नहीं देखा आपने सिविल जज पहुंचा हो हाई कोर्ट पिटिशन कर रहा हो कि जी मेरे फ़ैसले को इन्होंने मुस्तरद कर दिया हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने। अगर कोई किसी और अफसर की या ये इसके सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट जज के फैसला को हाई कोर्ट अगर कलअदम करार दे देता है या सेट असाइड कर देता है, तो कोई हाई कोर्ट का जज तो नहीं गया होता अपील में सुप्रीम कोर्ट में, या वो सेशन जज तो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में कि जी मेरा फ़ैसला था, वो कोई अना का मसला बनाया हुआ है। ये तो इतना वाज़ेब मामला तअस्सुब का है, राजा सुल्तान सिकंदर की जानिब थे। और ये मैं 20 मरतबा पहले कह चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मुझे आप नोटिस दो, मुझे आप कंटेम्प्ट में बुलाओ, मैंने माफ़ी नहीं मांगनी किसी से, ना आपसे, और मैं ये फेस करूँगा ट्रायल। इतना मुतअस्सब रवैया। और फिर आप देखें कि वो जब आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है जाओ लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल करो, आप नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल, आप आके बल्ले का निशान लेते हैं पार्टी को आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव हक है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रह गया पार्टी का वोट। जो ये निशान है, ये निशान पार्टी का भी है, कैंडिडेट का भी है, और सबसे अहम तौर पे ये अवाम का निशान है। अवाम का इसलिए है कि जो बंदा वोट करना चाहता है बल्ले के कैंडिडेट पे, वो उनमें से 70% हैं जो नाम नहीं पढ़ सकते।
20-22 नामों में से एक को चुनने की उनमें सख्त नहीं है, क्योंकि रियासत ने उनको पढ़ाई के तालीम के मौक़े ही नहीं दिए। अब वो उनके लिए ये निशान है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, भारत ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान में निशानों के बग़ैर बैलेट होते हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में होते हैं, क्योंकि वहाँ लोग नाम पढ़ लेते हैं। 20 नाम में से अपने कैंडिडेट का नाम वो उसका इम्तियाज़ करके उस पर वोट डाल देते हैं। 60 साल की बुढ़िया अंदर जा रही होती है पोलिंग स्टेशन पे, तो उसको बच्चे यही कहते हैं, बेटी वो पूछती है कि फलाने का, बिलावल का कौन सा निशान है? वो कहते हैं जी तीर है। वो जाके तीर पे वोट डाल देती है। उसका जो फंडामेंटल राइट है टू वोट, वो एक्चुएट ही तब होता है जब उसको ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी मिलती है ऑफ दी, ये उसको सहूलत मिलती है निशान की। इस सहूलत के बग़ैर अगर वो राइट बुनियादी हक को एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती, तो वो बुनियादी हक ही ले लिया आपने। अब आप 2 करोड़ आवाम का, ना खानदा आवाम का, या इससे ज़्यादा कोई 10 करोड़ आवाम का हक छीन लें, क्योंकि वो इलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकते। एक यक जुम्बिश कलम, ये तो हो नहीं सकता। एक मेरा वोट किसी ने निकलवाना हो वोटर लिस्ट से कि मैं वोट ना कर सकूं, इसी तरह है जैसे मैं अनपढ़ हूं तो आप निशान निकाल लें। अब मेरा वोट अगर निकलवाना हो तो उसके लिए एक लंबी प्रोसेस है, वो और अदालत फैसला कर सकती है। इलेक्शन कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, ये वो हक नहीं ले सकती। सही। एतजाज़ साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की 76 साल अदालती तारीख़, बर्र सग़ीर पाको हिंद की अदालती तारीख़, दुनिया की अदालती तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल है जिसमें एक जज जो है उसने फ़ैसला सुनाया, उसके ख़िलाफ़ हायर कोर्ट में अपील हो गई हो, या इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बैंक के पास फिक्स हो गई हो, और वो जज का फ़ैसला कलअदम करार दे दे या ओवरटर्न कर दे, और फिर वो जज जो है उससे बड़े फोरम के पास चला गया हो कि आपने मेरा फ़ैसला किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया या कलअदम करार दिया? कोई ऐसी मिसाल भी है दुनिया की अदालती तारीख़ में? नहीं, कोई ऐसी मिसाल नहीं है। वो मिसाल ऐसी होती है कि अगर उस जज के ख़िलाफ़ रज़ाकाराना तौर पे बग़ैर उसको सुने, नोटिस दिए, बुलाए, किसी कार्रवाई में उस पर एस्पर्शन, उस पर इल्ज़ामात लगा दे अदालत कि इसने, जज ने सिर्फ गलती नहीं की, जज ने रिश्वत ली है, पैसे लिए हैं, और इसकी भी हमें इसमें से नज़र आ रही है जो इसलिए जज के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। कोई मतलब है एक्शनेबल रॉन्ग उसके को एट्रीब्यूट कर लें, उसको बायस, तब वो कर सकता है कि जनाब ये पैराग्राफ्स ये निकाल दें, हज़फ कर दें जजमेंट से, क्योंकि आपने मुझे बुलाया नहीं, सुना नहीं। वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कभी हुआ। पहले भी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिविल जज का फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट जज कलअदम करा दे, तो सिविल जज अब नीचे से सीधा पहुँच जाए हाई कोर्ट कि इसको इख्तियार नहीं था, या डिस्ट्रिक्ट जज का फ़ैसला हाई कोर्ट तब्दील कर दे या मनसूख कर दे, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज पहुंचा हुआ सुप्रीम कोर्ट। ये जजेस तो कभी नहीं जाते, वरना तो इनके आपस में ही फुटबॉल होता रहा है। तो ये तो फरीक जिसका जो उससे मुतासर हुआ होता है उस फैसले से, वो जाता है। तो एतजाज़ साहब मुझे ये बताएं, कभी नहीं ये जी मुझे ये बताएं कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, अगर उसका मकसद टेक्निकली बैन करना नहीं है पार्टी को, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि उसके लिए तो एक डिफरेंट प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो फैसला आना है कि कोई पार्टी उसको मुकम्मल तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, प्रोसेस से आउट कर दिया जाए, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि स्क्रूटनी के अमल में जो तरजीही फहरिस्तें उनके ऊपर स्क्रूटनी होनी थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को शामिल ही नहीं किया मखसूस नशिस्तों पर, जो 226 या 227 बनती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये किस तरीके से किया फिर इलेक्शन कमीशन ने? वो उन्होंने अब ये हीला निकाला ना, क्योंकि वो मिलती हैं उस पार्टी को उस तनासब से। 3 जमातें हैं, मिसाल के तौर को एक की सीटें 10% आई हैं, दूसरे की सीटें कौमी असम्बली में 50% आई हैं या 50 आई हैं, 50%,
और तीसरे की सीटें 20% आई हैं। ये 100% में से 10%, 20% और 50% ये बढ़ गई। अब 100, अगर 100% ये बन जाता है बिला, तो ये अब उस तनासब से वो जमातें, वो सीटें जिस तरह 70 सीटें हैं ख़वातीन की और 20 सीटें हैं अक़लियतों की, जिनको मैं अक़लियत का लफ्ज़ गलत समझता हूँ, उनको बेहतर पाकिस्तानी कहना चाहिए मेरी निगाह में। उसकी एक दलील है, वो इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर पाकिस्तानियों की अगर 30%, किसी पार्टी को 30% मिले, उनको बेहतर पाकिस्तानियों की भी 30% सीटें मिलनी हैं। जो मिली हैं उनको एक और पार्टी को उन 70 में से और ख़वातीन के अगर उसको 50% मिली है एक पार्टी को सीटें नेशनल असम्बली की, तो नेशनल असम्बली की 70 ख़वातीन की सीट में से 35 उसको जानी चाहिए। अब इन्होंने कहा है जी कि इनके पास तो ये तो पार्टी ना रही, इनके पास तो निशान ही नहीं है। निशान हर कैंडिडेट का अलहदा होगा। इनके कैंडिडेट का किसी का घोड़ा होगा, किसी का टांगा होगा, किसी का कार होगा, किसी का रेलवे इंजन होगा। ये तो एक अकाउंट ही नहीं एक में हो सकते। तो इनको इस शुमार से ही निकाल दो कि 35 सीटें औरतों की भी नहीं मिलेंगी और 10 सीटें वो भी नहीं मिलेंगी इस जमात को बेहतर पाकिस्तान जो अक़लियतों की आती हैं जी। तो ये तो इन्होंने ये साबित करता है कि कितनी मुतसब ये इलेक्शन कमीशन है, या इसको कोई पीछे से किस तरह हाँक रहा है। ये तो बहुत ही, अब इस पे एक सवाल होता है जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पीटीआई ने समझ लिया, क्योंकि गौर खान ने वो ये कहा है एक दो दफ़ा अपनी दलाइल में कि अगर जो इलेक्शन कराने वाली बॉडी हो उसमें कोई सुकम भी हो, उसमें कोई खिलाफ कानून अंसर भी हो, तो उससे इलेक्शन को ख़त्म नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मंजूर कादिर बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने आसमा जिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अगर याया खान को बिल्कुल इलीगल और गासिब साबित कर देते हैं तो इलेक्शन जो हुए हैं वो उसके हाथों से हुए हैं, उसके कलम से हुए हैं। और ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है, पीछे जो नई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है, ये हो गया, ये असेंबली भी, ये सब जाएगी। तो मंजूर कादिर साहब ने कहा when the people give an answer, my lord, when the people give an answer, it matters not who put the question. सही। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अदालतों को बहुत चौकस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुतसब इलेक्शन कमीशन है। इसको हटाना इसलिए मकसूद नहीं है क्योंकि वो डिले हो जाएगा इलेक्शन सारा, और बहुत सारे लोग बशमूल मियाँ नवाज शरीफ अब तो चाहते हैं कि डिले हो जाए। सही। मौलाना फजल रहमान साहब भी जाते हैं। मैं उनकी दुआ गो हूँ कि उनकी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी जान बची रही, वो हिफाजत में रहे अपने ख़िलाफ़ जो उनके हमला हुआ। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने पसपाई का ढोल बजा दिया है, और मियाँ नवाज शरीफ भी पसपाई का ढोल बजा रहे हैं। पीपल्स पार्टी खड़ी है, वो फेस करना चाहती है, वो इलेक्शन देखना चाहती है जल्द, और इसी मुकर्ररा तारीख पे देखना चाहती है। सही। बाकी तो ये सही। एतजाज़ साहब मेरे साथ रहे। मुझे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी अदालतें चौकस होंगी या नहीं, और कल से ताहयात नाअहली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होने जा रहा है। क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इन इंतखाबात को लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं, इन तमाम मामलात पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज़ अहसन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिन 11:30 बजे एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर बात करने जा रहा है, केस सुनने जा रहा है। मामला है 62(1)F के तहत नाअहली का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हैं ताहयात 62(1)F के तहत। अब अदालत ने ये देखना है कि इस मामले पर, नाअहली पर, अदालती फ़ैसला या इलेक्शन एक्ट का नफाज होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम के ज़रिए जो मुद्दत है 62(1)F के तहत नाअहली की, उसको 5 साल कर दिया गया था। एतजाज़ अहसन साहब, मीर बादशाह किसरानी का केस था लास्ट मंथ, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हर फोरम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो केस है उसका बैकग्राउंड भी आप जानते हैं, सियाको सबाक भी जानते हैं। मामला आइन का है 62(1)F के तहत नाअहली, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। क्या एक कानून साजी के तहत उसको ओवरटर्न किया जा सकता है? ईसा देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करता है उस आइन की। ये आइन है इस वक्त जी। आइन का ये तकाजा है। अब आइन का तकाजा अगर उन्होंने बता दिया है कि ये इतनी टेन्योर हो सकती है और है, और उनको सज़ाएं दी हैं, अलावा मियां नवाज शरीफ के दीगर कुछ उम्मीदवारों को भी मिली हैं जी, तो ये अब आइनी तरमीम ही से इसमें तस्हीह की जा सकती है। लेकिन तो सुप्रीम आइनी कोर्ट तरमीम का की तो फैसला दरअसल आइनी तरमीम के लिए तो अभी जाहिर है कि फोरम मौजूद नहीं है। अब तो मामला उसमें फोरम नहीं है जी, वो नेशनल असेंबली होगी, उसमें 2/3 असेंबली होगी, सेनेट में भी 2/3 असेंबली होगी, तो फिर ये हो सकेगा, मुमकिन होगा। ये तो आप आइन और ज़ाहिर है कि कानून की बात कर रहे हैं। हम गुज़श्ता 2 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जो किताब में लिखा हुआ नहीं है, किताब के बाहर वाली चीज़ें भी हो रही हैं। आपकी अब गट फीलिंग क्या है कि कल से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखेगा, नतीजतन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं? आपकी असेसमेंट क्या है? मेरा ख्याल तो नहीं, पर बहरहाल उन्होंने फैसला तो जजेस ने करना है, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है नवाज शरीफ को अदालती फ़ैसले से ये इससे रिहाई मिल सके, जो कि एक तशरीह आइन की कर दी गई है और वो ही आइन है। अच्छा, एतजाज़ अहसन साहब, कल ज़ाहिर है कि इस सारे मामले पर पीटीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। 15-16 दिसंबर को जाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाकायदा इसके ऊपर सर्जनिश की थी। जिस वकील ने पटिशन डाली थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के हवाले से भी रिमार्क्स आपको याद होंगे कि इलेक्शन को डिले कराने के लिए पीटीआई ने गालिबन रुजू किया और कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो अदलिया के ऑफिसर्स करवाएं, ना कि सिविल ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद हमने देखा कि जो सारा मामला हुआ और कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी के दौरान जो मनाजिर हमने सोशल मीडिया पर शेयर होते देखे, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो एतराज़ात पीटीआई ने उठाए, इस दौरान आदम मौजूदगी में काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हिदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर की जाए। अब ये तो ऐसा तो नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि पीटीआई के पास इनफ एविडेंस और दलाइल मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सर्जनिश करे, कोई सख्त फैसला दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से? मेरा ख्याल है होने चाहिए उनके पास, और बड़े वीडियो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लेते रहते हैं। अब इन मामलात में होने चाहिए और होंगे भी, शहादतें भी होंगी और वीडियो क्लिप्स भी होंगे, क्योंकि हुई तो बड़ी बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ ये हुआ है ना, इतनी बेधड़क कि वो मिसेस पे परवेज़ इलाही जा रही हैं अपने कागजात जमा कराने के लिए, तो उनसे भी छीनने की कोशिश की गई है और वो वीडियो पे भी कैच हुई है।
तो ये निकल आएंगे। मुझे भी कई लोगों ने बताया है जो आंखों देखे सीन है उन्होंने, और लोगों को फिर इन्होंने ये किया कि जो आरओ से रिटर्निंग ऑफिसर्स, उन्होंने अपने आप को या तो बंद कर लिया अपने दफ्तर में और सिर्फ सिलेक्टिव आदमियों को आने दिया अंदर। बड़ी मुश्किल से सलमान राजा जैसा नामवर वकील वो अंदर पहुंचा, 2 स्टेजेस पे, 2 मराहल पे उसको रोका गया, आगे जाने नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से वो किसी ने पहचान लिया गया तो सलमान राजा है, सो एक वकालत के, चूँकि उसका एक है मकाम, तो वो उस पहचान के मैजिस्ट्रेट ने कहा जी राजा साहब आप आ जाएं अंदर, और आपके तायद कुनंदा और वो भी आ जाएं, आपको किसी ने तंग तो नहीं किया आपको ये वो। और उसके उस वक्त एक उम्मीदवार अपने तायद कुनंदागान और जो तजवीज़ कुनंदा थे उसमें से एक को उठा के ले गया। 10-12 आदमी आए और आरओ के सामने से वो उठा के ले गया उनको जी। अच्छा एजाज हसन साहब ये बताइएगा, आज मौलाना फजलुर रहमान, इस तरह पहले कभी नहीं हुई जी, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए मगर होते नज़र नहीं आ रहे, हालात उसके लिए मुवाफिक होने चाहिए, हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। ये जो गुफ्तगू की है, एक वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी आ गया, ये सब कुछ इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महज एक स्टेटमेंट है या फिर इसके सियाको सबाक में, इसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद पर 8 फरवरी के हवाले से कोई फैसला डिफरेंट भी हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, मौलाना साहब और मैं उनका बड़ा, मुझे चूँकि वो हंसते रहते हैं, बड़े जमाल के साथ, जलाल की बजाय ज़्यादातर वो गुफ्तगू करते हैं, इसलिए वो पसंदीदा है मेरी तो काफ़ी शख्सियत। पर मेरा ख्याल है मौलाना ने और नवाज़ शरीफ ने, इन्होंने तो पसपाई का ढोल बजा दिया है और अपनी फ़ौजों को ये इतला दे रहे हैं कि अब आप पीछे हटते ही जाएं। तो 8 तारीख को ना तस्लीम करें, जिस तरह भी हो उसको ख़त्म करें। सही। अब जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त ये जो बल्ले का निशान है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है, हमने इसके ऊपर बात भी कर ली, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि बल्ले का निशान, आपकी असेसमेंट एज अ पॉलिटिशियन, आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी है, आवाम में पब्लिक पल्स जो है वो कब किन इलेक्शंस में कैसी रही, कैसे कैसे तब्दील होती रही, इस वक्त जो पब्लिक पल्स है बल्ले का निशान होता है, उस सूरत में आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी अगर इलेक्शन 50% भी फ्री एंड फेयर कंडक्ट कर लिया जाता है? बुनियादी तौर पे तो बल्ले का निशान हो या कोई और निशान हो जो पार्टी ने चुन लिया हो, तो पर पार्टी के सारे कैंडिडेट्स का वो निशान हो, ये ना हो कि वो उनको आप छोड़ दें, आज़ाद समझें बाकी सबको, और अलग-अलग हर एक को फ़र्क निशान दें। आप पीटीआई को एक निशान दे दें जो उनका हक, उनका आईनी हक है बल्ले पे, पर अगर एक निशान दे दें आप उनको, तब भी मेरा ख्याल है वो मान जाएंगे इलेक्शन में लड़ना, क्योंकि वो लगता है कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में उतरना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ अब इससे कतरा रही है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास इस किस्म का भी कोई ऑप्शन मौजूद है? अगरचे हमें मालूम है कि शेख रशीद साहब के हवाले से किस किस्म के जज्बात हैं इस वक्त बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के, कि वो अगर तमाम तर ऑप्शंस के बाद भी उनका बल्ले का निशान और पार्टी उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो वो मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन खैमे के निशान पर या कलम दवात के निशान पर, या मेरे ख्याल में हामिद खान साहब की भी कोई जमात है, उनके उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में चले जाएं, क्या ये मुमकिन है? कहने को तो सब कुछ मुमकिन है, पर मुझे मालूम नहीं इस पे
उन्होंने डिस्कशन क्या की है या की है ओके, कि नहीं वेरी लास्ट कमेंट्स, और क्योंकि कहना- मेरे पास अब तकरीबन 1 मिनट का वक्त बाकी है। मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन अगर इसी तरीके से 8 फरवरी को हो जाता है, जो नताइज जिसकी तवक्को है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, ये नया साल पाकिस्तान में बेहतरी लेकर आए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना मुमकिन है? 8 फरवरी के बाद क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, बड़ी पते की बात है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो आपको पता है कि मुमकिनात का खेल है। वही इमरान खान साहब जो आज से 2-2.25 साल पहले वो किस मकाम पर मौजूद थे, आज वो कहाँ पर हैं? जो लोग उस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे, अपने लिए सियासी जाए पनाह ढूंढते हुए फिर रहे थे, आज वो ऐवान इक़्तिदार में जगमगाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिससे भी पूछें सबको मालूम है कि 8 फरवरी का इंतखाबात जिस सूरत में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शायद वो मतलूबा नताइज ना ले पाए जो इंतखाबात के नतीजे में तवक्को की जाती है कि इस्तेहकाम आएगा। लेट्स होप, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो फ़ैसला साज हैं, इस मुल्क के सियासतदान हैं, वो इस सिचुएशन को रियलाइज़ करते हुए 55-60 अरब रुपए के ज़रिए एक ऐसी एक्सरसाइज करने से गुरेज करेंगे और हालात को कदरे नॉर्मलाइज़ कर लिया जाएगा 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए। इस उम्मीद के साथ अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।